दोस्तों, हम स्टार्ट विद वाई बुक से बहुत ही कमाल की बातें डिस्कस कर रहे हैं, जिसका ये सेकंड पार्ट है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने बेसिकली बात की थी गोल्डन सर्कल की, जिसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में है व्हाट, दूसरे पार्ट में है हाउ, एंड तीसरा जो सबसे सेंट्रल पार्ट है दैट इज वाई। इनमें से वाई सबसे इंपॉर्टेंट है, हाउ उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, और जो व्हाट है वो सबसे कॉमन और सबसे कम इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि वो कौन सा सीक्रेट है जो इतनी और कंप्यूटर कंपनीज होने के बाद भी एप्पल को एप्पल बनाता है, जो बिल गेट्स को बिल गेट्स बनाता है, जिसकी वजह से राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बना दिया, जिसकी वजह से ग्रेट लीडर्स बड़े बड़े मूवमेंट्स को लीड करके हिस्ट्री बदल देते हैं। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से पहला पार्ट देख लीजिए, ताकि इस वीडियो की बातें आपको और ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आ जाए। अब ये तो हमने जान लिया कि वाई की इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन इस गोल्डन सर्कल में वाई तक पहुंचे कैसे? गोल्डन सर्कल में व्हाट जुड़ा हुआ है हमारी नॉलेज से, हाउ रिलेटेड है हमारे एक्सपीरियंसेस से, लेकिन वाई डिपेंड करता है हमारे बिलीव सिस्टम के ऊपर। इसलिए हम क्या मानते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है वाई के लिए। हम क्या जानते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बहुत बार वो लोग बहुत बड़े काम कर जाते हैं जिनको उस फील्ड की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जैक मा, जिनको टेक के बारे में बहुत कम पता था, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया अलीबाबा आज लीडिंग टेक कंपनीज में से एक है। जब 1903 में राइट ब्रदर्स दुनिया की पहली उड़ने वाली मशीन बना रहे थे, उसी टाइम सैमुअल पियरपॉन्ट लैंगले, जिनका नाम भी हमें से बहुत कम लोगों ने सुना होगा, वो भी कुछ ऐसी ही मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिनके पास उस टाइम पे वो सब कुछ था जो किसी भी इन्वेंशन के लिए ज़रूरी होता है, जैसे एजुकेशन, एक्सपीरियंस, फंडिंग, एक बहुत ही एक्सपर्ट्स मेंबर की टीम, गवर्नमेंट का सपोर्ट और डिमांड। और दूसरी तरफ राइट ब्रदर्स के पास इनमें से कुछ भी नहीं था, लेकिन वो दुनिया के पहले प्लेन को बनाने में सफल रहे, क्योंकि उनके पास एक चीज ऐसी थी जो सैमुअल और उनकी टीम के पास नहीं थी। वो था वाई और उद्देश्य। जहां राइट ब्रदर्स का उद्देश्य और वाई बहुत क्लियर था, वो एक ऐसी मशीन बनाना चाहते थे जो हवा में उड़ सके। दूसरी तरफ सैमुअल का उद्देश्य केवल फेमस होना और पैसा कमाना था, जिस वजह से उनके पास इतने रिसोर्सेज होते हुए भी वो प्लेन को पहले नहीं बना पाए। और उनके इस उद्देश्य का पता इस चीज से चलता है कि जैसे ही राइट ब्रदर्स ने अपना प्लेन बनाया, सैमुअल ने अपना प्रोजेक्ट उसी टाइम क्विट कर दिया, क्योंकि अब वो पहले व्यक्ति नहीं थे जिनका पूरी दुनिया में नाम होता। लेकिन सोचिए, अगर उनका उद्देश्य सच में एक प्लेन बनाना होता तो क्या वो क्विट करते? शायद नहीं। वो राइट ब्रदर्स के साथ मिलकर उस टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा इम्प्रूव करते। यहाँ पे अगर एलॉन मस्क की बात ना करूँ तो बात अधूरी रह जाएगी। जब भी रॉकेट्स, स्पेस, सैटेलाइट्स की बात होती है तो हमें लगता है कि ये करना तो सिर्फ एक गवर्नमेंट का काम है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक ऐसा सपना देखा कि मैं इंसानों को स्पेस की सैर इस तरह से कराऊंगा जैसे हम मेट्रो में या प्लेन में सफ़र करते हैं। आज तक तो हमने ये सिर्फ साइंस फिक्शंस में देखा हो, लेकिन एलॉन मस्क ने इसको हाल ही में सच करके दिखाया है। फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए पहला डेमो 2 मिशन, जिसमें इंसानों को स्पेसएक्स के द्वारा स्पेस में, अंतरिक्ष में भेजा गया, जो कि दुनिया में ऐसा करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कुछ ही सालों में बन गई। जबकि बोइंग जैसी और कई कंपनीज हैं जिनको सालों का एक्सपीरियंस है कि जेट इंजन्स को कैसे डेवलप करना है, लेकिन एलॉन मस्क के पास मैजिक है, और उस मैजिक का नाम है वाई, एक बड़ा पर्पस। अब टेरी फॉक्स को ही देखिए। कैंसर डायग्नोज होने के बाद एक सर्जरी में जब उन्हें अपनी एक टांग को गंवाना पड़ा, उसके बाद उन्होंने मैराथन में भाग लिया। अब आपको क्या लगता है, मैराथन में पार्टिसिपेट करना उन्होंने फेमस होने के लिए किया होगा? नो, उनका पर्पस बहुत बड़ा था, उनका वाई बहुत बड़ा था। उन्होंने ये मैराथन इसलिए किया ताकि वो कैंसर रिसर्च के लिए फंड रेज कर सकें, और 1981 में 23 मिलियन US$ का फंड रेज भी किया। ये था उनका पर्पस, इसलिए वो एक आर्टिफिशियल लेग के साथ मैराथन में पार्टिसिपेट कर सके। आज भी लोगों को सुनकर यकीन नहीं होता कि गांधी, नेल्सन मंडेला जैसे लोग, जो ना तो बहुत ज़्यादा अमीर थे, ना बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, ना ही वो फिजिकली स्ट्रांग थे, उन्होंने कैसे इतने बड़े बड़े मूवमेंट्स को लीड किया। लेकिन उसका एक ही आंसर है, उनका पर्पस, उनका वाई बहुत बड़ा था। इतना बड़ा कि सारी की सारी प्रॉब्लम्स उनके सामने छोटी हो गई, और हर चीज़ वो पॉसिबल होगी जो वो करना चाहते थे। साइमन सिनेक बताते हैं कि इस गोल्डन सर्कल के 2 तरह के रिजल्ट्स देखे जा सकते हैं। फर्स्ट इज मैनिपुलेशन एंड सेकंड इज इनोवेशन। इसको आसान भाषा में समझते हैं।
मैनिपुलेशन तब होता है जब हम कुछ नया नहीं करते बल्कि पहले से बनी बनाई चीजों को थोड़ा सा बदल कर उसको नया रूप दे देते हैं, जो बाद में कोई भी और आसानी से कर सकता है। लेकिन इनोवेशन में ऐसा नहीं होता। इनोवेशन एक लंबे थॉट प्रोसेस और रिसर्च का रिजल्ट होता है जो कभी कभी पूरी हिस्ट्री को और मार्केट को बदल के रख देता है, और जिसको दूसरों के लिए कॉपी करना इतना आसान नहीं होता। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जब 2004 में मोटो रेजर लॉन्च होता है तो वो उस टाइम का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग फोन बन जाता है, लेकिन 2 साल बाद उसकी सेल्स में एकदम ड्रॉप आ जाता है और उसी तरह के कई फोन्स मार्केट में आने लगते हैं जो उससे भी कम दाम पे मिलते हैं। अब क्योंकि ये सिर्फ एक मैनिपुलेशन था इसलिए इसका कोई लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं रहा, लेकिन उसके बाद जब टच स्क्रीन फोन आने लगते हैं वो एक इनोवेशन था जो सच में लोगों की लाइफ में एक बड़ा चेंज लेके आया। अब इसको गोल्डन सर्कल से रिलेट करें तो मैनिपुलेशन हाउ या व्हाट के ऊपर बेस्ड है, लेकिन इनोवेशन वाई के ऊपर बेस्ड है। इसलिए मैनिपुलेशन हमेशा एक्साइटमेंट की तरफ ले जा सकता है, टेम्परेरी अट्रैक्शन की तरफ ले जा सकता है, लेकिन इनोवेशन हमेशा इंस्पिरेशन की तरफ ले जाता है। इसलिए जब भी हम कुछ करें तो वो मैनिपुलेशन ना होकर एक इंस्पिरेशन होना चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब हम वाई से स्टार्ट करके अपना काम करेंगे। इंडिया की बात करें तो जगजीत सिंह और ए.आर. रहमान जैसे म्यूजिशियंस आज भी करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि उनका काम वाई से स्टार्ट होता है, इसलिए वो काम कभी पुराना या आउटडेटेड नहीं लगता। इसी तरह से हम मूवीज में देख सकते हैं। अच्छा, आप कमेंट्स में बताइए कि कौन कौन सी मूवीज आपको इंस्पिरेशनल लगती हैं और कौन सी मूवीज आपको जस्ट मैनिपुलेशन लगती हैं। अब सवाल ये है कि हम इसको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम, हर जगह ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। अगर ये आपको समझ में आ जाए तो समझ लो कि आपके हाथ में खजाना लग गया है। मान लीजिए आपने एक अपने लिए डाइट प्लान बनाया। उस डाइट प्लान को बनाने के पीछे का रीज़न क्या था? अब आप कहेंगे फिट रहना, लेकिन फिट रहना सबकी डाइट प्लान का रीज़न नहीं होता है। ऊपर से बेशक वो लगता हो सकता है किसी ने आपके मोटापे पे कमेंट कर दिया हो इसलिए बना लिया हो सकता है आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई डाइट प्लान बना रहा हो उसको देखकर बना लिया हो सकता है किसी सेलिब्रिटी की बात सुनकर आपने बना लिया हो। लेकिन ये वाई बहुत छोटे हैं और आपका डाइट प्लान बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस दिन आप अपनी हेल्थ को सीरियसली समझ जाएं और ये सोचें कि 10 और 20 साल बाद मेरी हेल्थ कैसी होगी, ये जो वाई या पर्पस लेकर अगर आप डाइट प्लान बनाए तो आप उसको कभी छोड़ नहीं पाएंगे। ना ही उसके लिए आपको किसी के सजेशन की ज़रूरत है और ना ही उसके लिए आपको किसी सेलिब्रिटी को देखकर मोटिवेट होने की ज़रूरत है। अगर आप किसी भी काम को सक्सेसफुली नहीं कर पा रहे हैं तो सोच लीजिए आपका वाई बहुत कमज़ोर है और आपका सारा ध्यान सिर्फ हाउ और व्हाट पे है। अपनी स्टडीज़ में, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, बिजनेस में, जॉब के अंदर, प्रमोशंस के अंदर, रिलेशंस के अंदर, कहीं भी आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पे नेक्स्ट लेवल के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये थे स्टार्ट विद वाई बुक से कुछ आइडियाज़। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना सपोर्ट भी दिखा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।